नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बात सबसे पहले अंता की जंग की, तो 12 के अंता विधानसभा के उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस ने अपने वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर यहां उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन का नामांकन दाखिल करवाया है। शनिवार दोपहर को उन्होंने अंता विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नॉमिनेशन प्रस्तुत किया। कांग्रेस के प्रमुख प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नाम वापस लेने की स्थिति में उर्मिला जैन को संभावित प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा सकता है। वहीं किसी अन्य कारण से अगर उनका नामांकन रद्द होता है तो उर्मिला जैन को ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल होने के बाद अब अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ये मुकाबला सीधा और कांटे की टक्कर का माना जा रहा है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बीच होगा। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार तीनों अपने अपने सामाजिक समीकरण यहां साधने में जुटे हुए हैं। जातिगत गणित इस चुनाव की असली कुंजी बन चुका है। अंता विधानसभा में करीब 2,25,000 वोटर्स हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000 हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं 35,000, मीणा समुदाय के हैं 30,000 और ये जो है मीणा समाज के जो वोटर्स हैं 30,000 वो मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के भी वोट हैं। तो अंता की सीट पर उपचुनाव के लिए जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने पूरी जान लगा दी है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने उतारा है यहाँ कैंपेनर के तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को, और पूर्व डिप्टी सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट, और दरअसल राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा है पीसीसी चीफ, और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, समेत कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। और आपके सामने हम सूची भी रख रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आप नाम देख पा रहे होंगे। अशोक गहलोत है, पूर्व सीएम है, सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव है, पीसीसी चीफ है डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, समेत कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और क्योंकि ये जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार जो है ये त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और इस बार मैदान में किस किस को उतारा गया? प्रमोद भाया को उतारा गया है, मोरपाल सुमन को उतारा गया है और नरेश मीणा को यहाँ मैदान में उतारा गया है। और सहयोगी है इस वक्त हमारे साथ विश्वास, ज़्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, आपके पास आते हुए, इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा भी मैदान में उतरे हुए हैं, और नरेश मीणा जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो प्रमोद जैन भाया है उनकी पत्नी ने भी नॉमिनेशन प्रस्तुत कर दिया है कि इनकेस अगर कोई दिक्कतें सामने आती हैं तो वो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के। जी बिल्कुल, देखिए प्रमोद जैन भाया की जो पत्नी है उर्मिला जैन, उन्होंने नामांकन जो है वे अपना पेश करेंगे। तो उन्होंने अपना नामांकन पेश किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कई बार देखने को मिलती हैं। अक्सर कई चुनावों में ऐसी बातें सामने आती हैं। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में कई ऐसे बड़े प्रत्याशी रहे जिनकी पत्नी ने नामांकन भरा था। तो अभी इस बात को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो तो स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब 21 तारीख को आखिरी दिन होगा नामांकन का, जिसके बाद में स्क्रूटनी वगैरह हो जाएगी। तो उसके बाद पता चल पाएगा कि प्रमोद जैन भाया या उर्मिला जैन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान, जो आधिकारिक पुष्टि है वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं की गई। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि दिलचस्प जो पूरा चुनाव है वो बन चुका है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके बीच। इसमें एक और बात यह है कि पूरी तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर इस चुनाव को देखना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रमोद जैन भाया जो है वो जैन कम्युनिटी से आते हैं और वहाँ पर लगभग 800 से 1000 वोट ही केवल जैन कम्युनिटी के हैं। उसके अलावा जो कुछ वोट हैं वो व्यापारी कम्युनिटी के वोट जो हैं वो उनको मिलते आए हैं हमेशा से। तो पूरी तरीके से ये भी कहना सही नहीं होगा कि केवल जातीय आधार पर चुनाव हो रहा है। नेता की अपनी व्यक्तिगत साख, उसके अलावा उनके काम, उसके अलावा पार्टी के वोट जो काडर है पार्टी का वो, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे चुनाव को और रोचक बना देती हैं। साथ ही इस पूरे चुनाव की जो समीकरण है उसको
अफेक्ट करेंगी। तो अब चूंकि आप समझिए इस बात को कि त्रिकोणीय पूरा मुकाबला हो चुका है और ये मुकाबला बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कई सीटों पे हम देखते हैं जब कई बार की राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो बता देते हैं कि इसमें किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा कमजोर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, इतना रोचक बन गया है कि किसी भी तरीके से साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया हाड़ौती के कद्दावर नेता हैं। प्रहलाद गुंजल के बाद में प्रहलाद गुंजल और प्रमोद जैन भाया दो बड़े कद्दावर नेता हाड़ौती के, जो कि एक मास लीडर के रूप में भीड़ इकट्ठी करने के लिए और एक बड़ी रैली करने के लिए जाने जाते हैं। प्रहलाद गुंजल ऑलरेडी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले ही महीनों में एक रैली की थी, जनहुंकार रैली की थी, उसमें भी भारी मात्रा में लोग आए थे और जिसने भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी एक तरीके से ये दिखाया था, दर्शाया था कि किस तरीके से वहाँ पर हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अब नरेश मीणा जो है वो भी कम्युनिटी लीडर बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब टिकट मिला तो धारीवाल ने एक पोस्ट किया था प्रमोद जैन भाया के साथ में, तो वहाँ पर भी उस पोस्ट के कई जो विश्लेषक थे उन्होंने लिखा किस तरीके से कि वहाँ पे भी जो नरेश मीणा थे उनके समर्थकों ने कमेंट वगैरह किए। तो नरेश मीणा के पास में एक युवाओं की टीम है और साथ ही उनका जो समुदाय है, उनकी जो कम्युनिटी है, उसका उनको पूरा सपोर्ट है। साथ ही वो पिछले कुछ 1-2 साल में लगातार जिस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, तो उसके बाद में वो भी एक बड़े कम्युनिटी लीडर के रूप में बन के उभरे हैं और कहीं ना कहीं जो डेंट है वो कांग्रेस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा चुनाव है ये रोचक बना हुआ है। किसी भी तरीके से साफ कोई समीकरण नहीं है कि स्पष्ट कोई बात बताई जा सके। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो कांग्रेस से आ चुकी है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी थी और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम जो नेता हैं उनके साथ में विनोद झाखड़ जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है, हाल ही में बहुत सुर्खियों में भी रहे थे, उनको भी इसके अंदर जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोनों ही पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन नरेश मीणा जो है वो एक ऐसा फैक्टर रहेंगे कि ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा किसको डेंट ज़्यादा करते हैं या किस तरीके से नरेश मीणा जो है इस पूरे चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरीके से वो जो है एक लीडर के रूप में उभर कर आते हैं। क्योंकि जो जातीय समीकरण है यहाँ का, उसके हिसाब से मीणा कम्युनिटी के वोट भी बहुत ज़्यादा हैं और माली कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मोरपाल सुमन को टिकट दे चुकी है जो माली कम्युनिटी से आते हैं, नरेश मीणा जो कि है वो मीणा कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जो दो बड़ा वोट बैंक है ये तो होल्डिंग्स अपने अपने उन्होंने ले लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर धाकड़ और जो व्यापारी समुदाय है उनके वोट बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरीके से पूरे चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से पूरे चुनाव में जो टेंडेंसी है वोटर की वो रहने वाली है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। प्रमोद जैन भाया यहाँ से बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लगातार वहाँ पे पूर्व गहलोत सरकार में भी वो प्रमुख पदों पे रहे हैं और लगातार समाज सेवा के कार्यों से लोगों से जुड़े रहते हैं। मोरपाल सुमन जो हैं वो भी एक लंबा उनके पास में राजनीतिक अनुभव है। 1995 से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, प्रधान है फिलहाल में बारा के। तो उनकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छी पकड़ होगी, मजबूत पकड़ होगी, क्योंकि जितनी भी पंचायतें आती हैं ग्राम पंचायत। सवाल कई सारे सवाल ये भी रहेगा विश्वास मेरा आपसे कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं यहाँ पर मोरपाल, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो उनके फेवर में जा सकता है। और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा का जिक्र बार बार हो रहा है, तो क्या लगता है कि वो उनका मैदान में उतरना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वोट कटवा के तौर पर वो साबित होंगे और ही कैन बी अ गेम चेंजर इस इलेक्शन में? वो सवाल, ये जानकारी आप दीजिएगा। लौटूंगे आपके पास। ब्रिजेश, आपके पास आते हुए क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है जातिगत समीकरणों की, चुनावी मुद्दे क्या हैं 12 में, जिसके आधार पर जनता चाहती है कि ये जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं ये इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ें, ये महत्वपूर्ण। और दूसरा, जातिगत फैक्टर्स की क्या भूमिका है यहाँ पर 12 में? ब्रिजेश जी, आपका प्रश्न दोबारा से दोहराइए। जातिगत समीकरण क्या है 12 के? क्योंकि यहाँ पर जाति की बार बार बात हो रही है, मसलन माली की बात हो रही है या बार बार मीणा जो समुदाय है उनकी बात हो रही है कि ये जो है निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं इस बार के चुनावों में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 में जो माली समाज का जो समुदाय है और दूसरी ओर देखा जाए तो मीणा समाज के समुदाय, वो दोनों लगभग बराबर जातियां हैं और लगभग ये 30,000 के लगभग दोनों जातियों के मतदाता हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसा अगर पिछले चुनाव से देखा जाए, अगर
मीणा समाज का, तो जो मीणा समाज है वो भी दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ वो भाजपा की तरफ भी जुड़ा हुआ है, जी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले से देखा जाए तो जो नरेश मीणा है, अगर वो मीणा समाज से आते और इस चुनाव में कोई प्रभावित करते हैं, तो ऐसा मामला अभी तक तो नजर नहीं आता है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारने के पश्चात से भाजपा से भी निर्दलीय उम्मीदवारों ने उकार भरी है। तो वही जो प्रत्याशी है प्रमोद सेन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला सेन भाया, जो भी वर्तमान में जिला प्रमुख है, उन्होंने भी अपना कल नामांकन दर्ज किया है। हालांकि 21 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और दो दिन दिवाली होने के कारण नामांकन का आज आखिरी दिन होगा। दूसरी ओर देखा जाए तो जो निर्दलीय है वो लगभग अब जो नामांकन का कुल हुए हैं वो लगभग 15 नामांकन हो चुके हैं। जाति आधार पर अगर इस चुनाव को देखा जाए तो ऐसा सामने नहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर दूसरी ओर देखा जाए प्रमोद जैन भाया जो जैन समाज से आते हैं और उनके समाज के लोग मतदाता कम है, तो वही जो मुस्लिम समुदाय के मतदाता है वो भी अधिक संख्या में यहाँ पर है। तो जो मीणा है, माली है, धाकड़ है और मुस्लिम समुदाय के वोट है, ये अपने अपने स्तर पर ठीक है। लेकिन ये अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि जातीय आधार पर लोग मतदान करेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीदवारों की जरूरत थी और उम्मीदवार के बाहर जो मांग थी उनकी स्थानीय होना चाहिए। दोनों उम्मीदवार, जो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, वो 12 जिले के निवासी है और स्थानीय उम्मीदवार है। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विश्वास आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो अंता की सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जो पार्टी है उनके प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, ये जानकारी आपके सामने रख रहे थे। और कोटपुतली से बड़ी खबर आप जानिए, पैंट की जेब में पोटाश रखना भारी पड़ गया। धूप और रेडिएशन के कारण यह ब्लास्ट हुआ। मां बेटी समेत 4 लोग शिकार हुए इस हादसे के और पूरी तरह से झुलस गए हैं। चारों को अस्पताल लाया गया है और इलाज इन सभी का जारी है। तो बड़ी खबर कोटपुतली से है, पैंट की जेब में पोटाश रखना भारी पड़ गया। धूप और रेडिएशन के कारण ये ब्लास्ट हुआ। मां बेटी समेत 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरें भी रख रहे हैं। 4 लोग जो कि झुलसे इस धमाके में बुरी तरह से, अस्पताल इन्हें लाया गया, उपचार इनका किया जा रहा है। और लोगों ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही ये पूरा घटना सामने आई, आग पर काबू पाया, लेकिन ये चारों लोग झुलस गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। पैंट की जेब में पोटाश रखना भारी पड़ गया। यहाँ पर कोटपुतली से बड़ी खबर है ये। धूप और रेडिएशन के कारण ये ब्लास्ट हुआ। मां बेटी समेत 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। और सहयोगी हिमांशु का रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। हिमांशु, पहले तो अपडेट बताएं कि 4 लोग जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी क्या कंडीशन है अभी? बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के बरडोद का पूरा मामला है, जहां बरडोद मार्केट के अंदर माँ बेटे बाजार के अंदर खरीदारी के लिए आए थे। तभी जो बच्चा है उसने पोटाश खरीदा था और वो जेब में पोटाश है वो उसने जेब में रखा था। जब बरडोद बस स्टैंड पर वो पहुंचे, तभी जो पोटाश है वो घर्षण और गर्मी के कारण अचानक से ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के अंदर जो माँ बेटे हैं दोनों ही घायल हो गए। साथ ही जो दूसरा मामला है वो भी बरडोद मार्केट का है। बरडोद के अंदर माँ बेटे जो दूसरे थे वो भी बाजार के अंदर पोटाश खरीदकर वापस जा रहे थे। तभी जो बैग है उसमें गर्मी के कारण जो पोटाश है वो फट पड़ा और दोनों माँ बेटे घायल हो गए। देर शाम को दोनों को ही चारों जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी उनकी स्थिति प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद में अभी फिलहाल जो डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा गया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जो पोटाश बेचना इलीगल है, उसके बावजूद भी पोटाश है वो खुलेआम बिक रहा है। साथ ही खुलेआम भी बिक रहा है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो पोटाश है वो बच्चों के हाथ में भी दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़े हादसों का कारण बन सकता है। जिस प्रकार 4 माँ बेटे घायल हुए हैं, इसी प्रकार से अगर बड़ा हादसा हो सकता है। दिवाली भी नजदीक है, हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और गंभीर रूप से भी कोई घायल हो सकता है, क्योंकि पोटाश है वो बेचना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन खुले दुकान है उन पे खुलेआम बिक रहा है। जी, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है जिम्मेदार अधिकारी जो है, जब पता है कि प्रतिबंधित है, फिर भी खुलेआम मार्केट में बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी बड़ी खामी है कि पटाखों पर जिस प्रकार से सख्ती की गई है उसके साथ साथ पोटाश पर भी सख्ती है। पोटाश तो बेचा भी नहीं जा सकता, उसके बावजूद
पटाखों पर फिर भी सख्ती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोटाश है वो सरेआम बिक रहा है। और ये बच्चों के हाथ में आना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े हादसे हैं उनको न्योता दे रहा है, और जो दुकानदार है वो भी सरेआम जो पोटाश है उसकी बिक्री कर रहे हैं। और खास तौर पर बच्चों के हाथ में ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। कल जो हादसा हुआ है, हो सकता है कि गंभीर हादसा हो सकता था, क्योंकि जहां ये पोटाश ब्लास्ट हुआ वहां भीड़ भाड़ वाला इलाका था, बस स्टैंड का इलाका था, और यहाँ अन्य लोग भी साथ में रहते हैं। हालांकि जो पोटाश है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं कम थी, इस वजह से जो हादसा है उसकी जो तीव्रता है वो कम रही। हालांकि जो बात सामने आ रही है कि जो भीड़ भाड़ इलाका था, अगर पोटाश की मात्रा ज्यादा होती तो हो सकता है बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी। अच्छा, परिवार के किसी लोग व्यक्ति से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, कहाँ से उन्होंने ये पोटाश खरीदा था? जी बिल्कुल, देखिए, परिवार से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी प्रशासन ने दी है और अस्पताल से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो माँ बेटे थे वो बाजार में आए थे। बाजार के अंदर अन्य सामान, जो दीपावली का सामान था वो खरीद रहे थे। धनतेरस का त्योहार था, इस वजह से जो खरीदारी है वो करने बाजार की तरफ आए थे। बाजार के अंदर जी। जब बच्चे ने जिद की, आजकल एक पटाखा चल रहा है उसके अंदर पोटाश डाला जाता है और वो ब्लास्ट करता है, उसके बाद उसमें वो खरीदने के लिए जो बच्चे हैं वो जिद करने लगे, और बच्चे को जब पोटाश दिलाया गया और सरेआम जो पोटाश है वो बिक रहा था। स्थानीय लोगों ने भी हमें बताया कि जो पोटाश है वो सरेआम खुलेआम ही बिक रहा है, और कहीं ना कहीं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बच्चों तक भी ये पहुंच है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है, और बच्चे थैलियों में भर भर के जो पोटाश है वो लेके जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़े हादसों को न्योता देता हुआ पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। जी। और एक सवाल और रहेगा हिमांशु कि अब तक किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है, क्योंकि दिवाली कल है और अभी से ही और कई दिन पहले से लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, मसलन पटाखे हो गए, फायर क्रैकर्स हो गए उनकी, तो ऐसे में अब ये तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि लोग पोटाश की भी खरीदारी कर सकते हैं, पोटाश भी खरीद सकते हैं, फिर तो ये कि और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा कि कई लोगों की जनहानि से जुड़ी कोई खबर सामने ना आए। इसको लेकर क्या कह रहा है अधिकारी, प्रशासनिक विभाग? बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों से संपर्क करने की भी जो प्रयास है वो किए गए थे, लेकिन अधिकारियों का कोई जवाब सामने नहीं आया, फोन भी नहीं उठाया है अभी। अधिकारियों की ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस प्रकार जो पोटाश है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है, उसके बावजूद जो जी। बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामी भी ये सामने नजर आती है, और एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि प्रशासन जो सख्ती दिखानी चाहिए वो सख्ती नहीं दिखा रहा है। हालांकि छुट्टी का भी दौर चल रहा है, उसके बावजूद जो है ठीक है प्रशासनिक हिमांशु, आप अधिकारी है वो रहिएगा, कहीं ना कहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी कहेंगे जो अधिकारियों की है, और ये लापरवाही इन लोगों की भी कहेंगे जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि बावजूद कि पोटाश कितना खतरनाक होता है उसके बावजूद भी इसे जेब में रखा गया। हमारे साथ कृति श्रीवास्तव जी हैं, केमिकल एक्सपर्ट, जुड़ चुकी हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। कृति जी, स्वागत है आपका पहले तो। और मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप यही बताएं दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं लोग, क्योंकि कल से दिवाली का त्यौहार है, शुरू हो रहा है, और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं बच्चे हैं, बड़े हैं, सब पटाखे की खरीदारी कर रहे हैं। अभी पोटाश भी खरीदा एक परिवार ने और जेब में रखा, फट गया ये। तो मैं चाहूँगी आप बताएं कि कितना खतरनाक ये होता है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं। और अभी आप आजकल देखते होंगे जब दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो साथ में हैप्पी दिवाली के साथ सेफ दिवाली भी बोलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया कि दिवाली खुशहाल तो होनी चाहिए, लेकिन उसे सुरक्षित भी उतना ही होना चाहिए। पटाखों की बिक्री बहुत तेजी से हो रही है, और पटाखे जो है उनके साथ ही हमेशा समस्या रहती है कि उनको किस तरीके से उपयोग किया जाए। पोटाश को खरीद के जलाना ये एक ऐसी समस्या है, मतलब उसमें आपका ये है कि सस्ता मिल जाता है, शायद इसलिए लोग उसे ऐसा करते हैं। लेकिन पोटाश जो है ये एक ही बहुत ही हानिकारक पदार्थ है जो पटाखों में एक उचित अनुपात में मिलाया जाता है। उसको सीधे खरीद के जलाना या पोटाश खरीद के पटाखे बना लेना, ये वैसे एक सामान्य जन के बस की बात नहीं है। पोटाश जो है उसका मतलब होता है पोटेशियम के कोई केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और इस तरह की चीजें पटाखों में कुछ और अन्य सामग्री के साथ मिलाई जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, बेरियम है, इनके कंपाउंड है, जिनकी वजह से आवाज होती है, जिनकी वजह से आप कहिए कि रंग बिरंगी रोशनी आती है। तो पोटाश का काम होता है उनको आग देना। जब पोटाश जलता है ऑक्सीजन छोड़ता है, और उससे ये सभी जो दूसरे पदार्थ होते हैं ये भी आग पकड़ते हैं, तो उससे आवाज होती है, ध्वनि होती है। पोटाश को लेके जलाना ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयास है, या पोटाश को ले लेना